हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, आपको हम क्वेश्चन के साथ कराएंगे और उसकी परिभाषाएं और कहाँ से कौन क्वेश्चन बनता है ये भी आपको हम यहाँ पर बताएंगे, जो कि आपको यहाँ से परीक्षा में एग्जाम में की परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, करें कि कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है। तो आपको देखिए ध्यान देना, यहाँ बहुत गलती होती है नहीं वाले पे, ठीक है, नहीं पूछा है, ठीक है। तो आप जानते हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी भाई? तो देखिए पहले यहाँ पहले ध्यान दें, करें कि जयपुरी ए नंबर, दूसरा बी नंबर मैथिली, सी नंबर भोजपुरी और डी नंबर कहते हैं मागही। तो देखिए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? नहीं वाला पूछा है तो आपका ए नंबर हो जाएगा। ये जयपुरी जो है ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आपका ए नंबर जो है यहाँ सही हो जाएगा। देखिए मैथिली, भोजपुरी और मगही जो है ये जो बोली है बिहारी की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ से प्रश्न कुछ पूछा जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी? 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है पूर्वी हिंदी है, दूसरी पश्चिमी हिंदी, तीसरी बिहारी हिंदी, चौथी राजस्थानी हिंदी और 5वीं जो भाषा है पहाड़ी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के बाद कौन? पहाड़ी हिंदी। तो ये 5 जो है आपकी हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं। देखिए इनके जो है उत्पन्न किससे हुई हैं? देखिए पूर्वी हिंदी की ये अर्धमागधी अपभ्रंश से, और पश्चिमी हिंदी की सौरसेनी से, बिहारी हिंदी का मगधी से, और राजस्थानी हिंदी से सौरसेनी, और पहाड़ी हिंदी की जो है खास सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि ब्रज भाषा का विकास किस किस अपभ्रंश से हुआ है। तो भाई देखिए ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। देखिए ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके भाई? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं, ठीक है। कौन? खड़ी बोली जिसे कौरवी कहते हैं, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरी है कन्नौजी, चौथी है बुंदेली और 5वीं है बांगरू हरियाणवी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? कहें कि मागधी से, अर्धमागधी से, पैसाची से या सौरसेनी से। बताइए भाई। तो ये ब्रज भाषा किससे विकास हुआ है, किस अपभ्रंश से? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सौरसेनी से। क्या भाई? सौरसेनी से, याद रखिएगा, क्योंकि ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और जो पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी से। तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए भाई यहाँ पे अगला है, कहने कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो आपको यहाँ अल्प प्राण व्यंजन बतलाना है, ठीक है। चलिए करें कि ठ, घ, ग की खा। बताइए कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? बताइए सही ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका अल्प प्राण कौन व्यंजन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी गा। देखिए अब यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो अल्प प्राण मतलब जिन्हें बोलने पर हवा कम निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, ठीक है। तो याद रखिए भी अल्प प्राण हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या याद हो गया भी? जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले, जैसे बोले ना का, क्या आप कम हवा निकलने, तो ऐसे आप बोल के अगर भूल जाइएगा तो ऐसे कहिएगा। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो है वो अल्प प्राण कहते हैं। अब यहीं पर आप महाप्राण भी जान लीजिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, क्या भाई? दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन कहलाता है, ठीक है। जैसे आप बोले थे खा, अब खा बोले तो हवा ज्यादा से निकलेगी, घ, ठीक है। तो ये आपका छ, जैसे छा हो गया, तो ये तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। तो इन्हीं के जो होते हैं दूसरे और चौथे हुए क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे, ठीक। ध्यान रखिएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। देखिए नहीं वाला आपसे पूछा गया है। तो दीर्घ स्वर, देखिए दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। और लघु स्वर कितने हैं? आपके 4 हैं, ठीक है। लघु स्वर कितने हैं? 4 हैं। तो लघु स्वर में कौन आएगा? छोटा आ आता है, और भी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके क्या कहलाते हैं? लघु स्वर। मतलब
आपका यहाँ दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। तो दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। तो कौन कौन से हैं भाई? बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, ए है, ओ हो गया और औ। ठीक है, ये आपके हो गए 7। तो आपसे यहाँ पूछा है दीर्घ स्वर नहीं वाला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको बताना है यहाँ अगला प्रश्न कह रहे हैं कि लिखावट में आपको प्रत्यय बताना है। लिखावट में आपको यहाँ प्रत्यय बताना है। कह रहे हैं कि आवट होगा, वाट होगा, हट होगा या आवट होगा। तो प्रत्यय आप जानते हैं किसी मूल शब्द के बाद में लगता है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आवट। तो लिखावट में जो है लिख जो है मूल शब्द हो गया, आवट आपका प्रत्यय हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि क्रिया के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? बताइए भी, क्रिया के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? कह रहे हैं कि 2, 6, 5 या 6। अच्छा 6 2 ऑप्शन में हो गया। चलिए यहाँ पे कुछ दूसरा कर लीजिए, 7 कर लीजिए। ठीक है, चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बताइए भी, क्रिया के आधार पर शब्द के भेद, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 2। तो कितने होते हैं भाई क्रिया के आधार पर? तो एक विकारी होता है, विकारी, और दूसरा है अविकारी। अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी तथा अविकारी शब्द 2 हो जाएंगे। अब देखिए इनके विकारी के भी अगर पूछे विकारी शब्द के कितने भेद हैं, तो भैया 4 इनके भी है। तो आप जानते हैं कौन? संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई विकारी के भी 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, और अविकारी के भाई अविकारी के भी 4 भेद हैं। अविकारी के भी 4 भेद हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण पहला हो गया, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और देखिए अगर आपसे पूछ ले भी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो ये आपके 5 हैं। कौन कौन? तस्यम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर। ठीक है, अगर अर्थ के आधार पर आपसे पूछ ले शब्द के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर 2 हैं। कौन कौन? एक सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। ठीक है, और देखिए भी अगर व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3 है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा 3 है। कौन कौन? रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्न में एक वचन के रूप में प्रयुक्त नहीं होने वाला शब्द आपको बताना है। तो एक वचन में कौन सा इसमें जो है एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है, तो आपको यहाँ वही प्रश्न का जवाब देना है। देखिए ये जनता आपका हमेशा एक वचन में होता है, जल भी, क्षमा भी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर जो है दर्शक। ये दर्शक कैसा होता है? ये बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है। कहाँ भी? बहुवचन में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो ये जनता, जल, क्षमा ये आपके एक वचन के अंतर्गत आएंगे हमेशा, और ये दर्शन जो है आपका बहुवचन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है, कह रहे हैं कि बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए भी। कह रहे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समुदायवाचक। तो कौन सा हो जाएगा भी? बुढ़ापा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा आप जानते हैं कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपको यहाँ स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है। कह रहे हैं कि लेख, दुख, स्पर्श, गरिमा। देखिए आप यहाँ शब्द के अंत में विशेषण शब्द लगा के अच्छा अच्छी आप पहचानेंगे, जौन सही सुटेबल होगा आपको वे। जैसे लेख, लेख क्या है? लेख अच्छा होता है, देखिए पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दुख, दुख अच्छी होती है, अच्छा होता है तो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। स्पर्श, स्पर्श अच्छी होती है, अच्छा होता है सही है, तो अब क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। एक बच्चा, गरिमा, गरिमा अच्छी, अच्छा होता है, अच्छी, गरिमा अच्छी होती है। तो आपका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ऐसे आप विशेषण लगा के पहचानेंगे। चलिए भी अगला देखते हैं। अगला है, चलिए करें निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपको उसी तरह पहचान लेना है। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए करें कष्ट, सेना, क्षमा, आशा। तो आपको बताना है पुल्लिंग शब्द। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए नंबर सही हो जाएगा। कष्ट जो है अच्छा होता है,
तो यहाँ अच्छी नहीं सही बैठेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि वह बहुत मधुर गाता है, तो भैया बहुत मधुर गाता, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। देखिए प्रविशेषण क्या है, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। चलिए तो यहाँ आपका देखिए, कह रहे हैं वह बहुत मधुर गाता, बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा कौन भी, बी नंबर। तो यहाँ बहुत जो है, जो मधुर का क्या बता रहा है, विशेषता, मतलब विशेषण का विशेषता जिसे जो बतलाए, जिस शब्द के विशेषण की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो बहुत जो है आपका यहाँ प्रविशेषण हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न कह रहे कि अनुमान का विशेषण होगा, तो आपको भैया यहाँ बताना है अनुमान का विशेषण क्या होगा। कह रहे कि अनुमानी होगा, अनुमिति होगा, अनमित होगा या अनुमानित होगा। तो बताइए भाई सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, अनुमानित होगा। अनुमान का विशेषण क्या होगा, अनुमानित होगा। देखिए विशेषण आप जानते हैं 4 प्रकार के होता है, गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो विशेषण आपके 4 हैं। आइए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, बताइए भाई। कह रहे हैं कि रूप कहते हैं, शब्द कहते हैं, पद कहते हैं, धातु कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, धातु कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए जिसमें कर्ता स्वयं कार्य करके ना किया जाए, किसी दूसरे द्वारा कार्य किया जाए, तो वहाँ जो है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कह रहे हैं कि बुलवाना, समझना, बैठना, सुनना। बताइए भाई सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, बुलवाना। तो करता यहाँ स्वयं ना करके किसी के माध्यम से करवा रहा है, तो यहाँ जो है बुलवाना जो है आपका क्या हो जाएगा भाई, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अगला है, कह रहे कि तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द कौन सा अव्यय है। तो यहाँ आपको बताना है कि भर शब्द कौन सा अव्यय है। कह रहे निपात है, संयोजक है, विस्मयादि बोधक है, संबंध बोधक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निपात। भर जो है क्या है, निपात है। देखिए अव्यय क्या है भाई, तो फिर निपात बताते हैं क्या है। देखिए अव्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग क्या भाई, लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे आज, कल, कब, इधर उधर, किंतु, परंतु, ठीक, क्यों, जब, तब, तथा, अतः, ये आप याद रखिएगा, ये क्या कहलाएंगे, आपके अव्यय कहलाएंगे। आइए देखते हैं आगे निपात। चलिए आगे देखते हैं निपात क्या होता है। देखिए निपात जो है मूलतः निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता है। तो आपसे पूछेगा कि वह क्या है जिनका कोई लिंग वचन नहीं होता है, तो आप बताएंगे निपात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, कह रहे जिसके पास घर ना हो एक शब्द, अच्छा कई शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है, जिसके पास घर ना हो। बताइए भाई, कह रहे कि गृही, अनिकेत, अभिषेक या अनकिचन। बताइए, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनिकेत। ठीक है, अनिकेत। अगला है, कह रहे कि किसी के शरण में आए हुए व्यक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई। कह रहे कि शरणागत कहते हैं, चरणागत कहते हैं, अतिथि कहते हैं या आगंतुक कहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगी, ए नंबर हो जाएगा, शरणागत कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कह रहे कि आपको का फूर होना मुहावरे का अर्थ का चयन करना है आपको। कह रहे कि बड़ा काम करना, भाग जाना, कलंकित होना, गद्दार होना। तो बताइए भाई सही ऑप्शन हो जाएगा। तो का फूर होना का सही अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग जाना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं अगला। देखिए भाई अगला कह रहे कि देशभक्ति में समास। तो देशभक्ति में देश के लिए भक्ति में समास आपको बताना है। कहें तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा,
देशभक्ति में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए, तो तत्पुरुष समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। बहुब्रीहि समास क्या होता है भाई? ऐसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास जिनमें हम क्या ऐसे पहचानेंगे, आगे क्या लगा रहेगा? उपसर्ग रहेगा। ठीक है, तो उन्हें हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? बताइए भाई, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? कहें तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में जो है कोई पद प्रधान नहीं होता है। अगला है, कह रहे हैं कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। कवयित्री का सही शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भी? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवयित्री से शुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। कह रहे हैं कि निवारणीय होगा, अनावश्यक होगा, आवश्यक होगा या ऐच्छिक होगा। तो अनिवार्य का विलोम बताना है भाई। सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी नंबर हो जाएगा ऐच्छिक। तो ऐच्छिक जो है अनिवार्य का पर्यायवाची विपरीतार्थक शब्द है। अगला है, कह रहे कि सम शब्द का विलोम है। सम शब्द का विलोम है। कह रहे कि खसम है, भसम है, विषम है, कसम है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, विषम होगा। सम शब्द का विलोम विषम हो जाएगा। देखिए हर एक चैप्टर का हमने एक एक दो क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको हर चैप्टर तैयार हो। चलिए भाई, कह रहे कि सरसिज शब्द का पर्यायवाची है। चलिए भाई, सरसिज का पर्यायवाची शब्द बताना है। सरसिज मतलब भी क्या? कमल है। ठीक है, तो मतलब आपको कमल का यहाँ पर पर्यायवाची बताना है। करें नौकर होगा, नलिन होगा, आदेश होगा, दीर्घ होगा। बताइए भाई, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा, नलिन सही हो जाएगा। सरसिज का विलोम क्या होगा? नलिन। ठीक है, देखिए कमल इसका ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, कमल का और देखिए, जैसे पुष्कर भी कहते हैं। ठीक है, पुष्कर, पंकज आप जानते हैं, पंकज, नीरज भी आप जानते हैं, नीरज, सरोज भी कहते हैं भाई। ठीक है, जलज भी कहते हैं। देखिए जलज और जलद में बहुत अंतर रहता है, ध्यान रखिएगा। जलज और पुंडरीक भी कहते हैं। क्या भाई? पुंडरीक। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आइए अगला देखते हैं। अगला कहने कि कुंदन का पर्यायवाची बताना है। बताइए भाई, कहें कि मतंग होगा, दुश्मन होगा, हेम होगा, स्वजन होगा। बताइए भाई, तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए कुंदन क्या होता है? मतलब सोना होता है ना। चलिए बताइए आप, तो आपका सही ऑप्शन है सी नंबर हो जाएगा। हेम, हेम भी क्या होता है? सोना। ठीक है, सोना का पर्यायवाची। देखिए तपनी भी इनको कहते हैं। ठीक है, तपनी, महारजत भी कहते हैं, महारजत भी कहते हैं सोना को। स्वर्ण तो आप ये तो आसान है, स्वर्ण भी कहते हैं। कंचन भी कहते हैं, कंचन भी कहते हैं। और कनक जानते हैं, कनक, कनक आप बहुत पढ़े होंगे अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। तो तापी, महा, रजत, कंचन, स्वर्ण, कनक, ये आपके कुंदन के पर्यायवाची है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करें? करें कि विसर्ग संधि है, तो इसमें आपको बताना है किसमें जो है आपको यहाँ विसर्ग संधि है। देखिए जहाँ भी आपको डबल मात्रा आए, ठीक है, जैसे डबल मात्रा जिस भी आए, ऐसे ऐसे, तो वहाँ जान लेना कौन सी भैया संधि है? वृद्धि संधि है। कौन सी? वृद्धि संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। देखिए सदैव आया, द्वि मात्रा आया, तो इसमें आपको कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। इसका संधि विच्छेद आप करेंगे सदा प्लस एव। ठीक है, तो ये हो गया सदैव। सदैव तो विसर्ग संधि नहीं है, इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। देखिए गिरीश, देखिए गिरीश, देखिए जहाँ बड़ी कमांतर आती है, आप जानते हैं कि कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। देखिए गिरी, इसको हटाना पड़ेगा। चलिए इधर देखते हैं, गिरी, गिरी प्लस ईस। ठीक है, ईस, तो भाई छोटी और बड़ी मिलके बड़ी बन जाती है। तो ग्रीस में देखिए आपको दीर्घ स्वर संधि हो गए। देखिए अब देखिए निष्कर्ष, तो ये आपका इसमें देखिए ये वाले सी वाले में आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि है। अब देखिए संयोग, संयोग,
सम हलंत लगा देना, प्लस योग, योग तो ये संयोग, तो इसमें आपका व्यंजन संधि है, तो आपका सी नंबर में विसर्ग संधि हो जाएगी निष्कर्ष में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला कहने कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए भाई। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा, महा प्लस इंद्र जो है महेंद्र का संधि विच्छेद, इसमें आपका गुण स्वर संधि है। अगला है कह रहे कि जानी जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। क्या करें भाई, ऐसा लगा घनश्याम को जानकर सभी मोर क्या उठे, नाचने लगे। तो जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर में कौन सा अलंकार है? आपको यहाँ अलंकार बताना है। कौन सा? इसमें आपको क्या बताना है भाई? अलंकार बताना। कहने कि भ्रांतिमान अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या संदेह अलंकार है? बताइए भाई। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। तो उन्हें भ्रम हो गया है, जिस कारण से क्या हो गया है, वे सभी नाचने लगे मोर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए, जहाँ एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए कहें अतिशयोक्ति अलंकार। अति माने क्या भाई? अत्यधिक, उक्ति बढ़ा चढ़ाकर। तो जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक सीमा या मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे आपने एक एग्जाम्पल बहुत चर्चित है, कहें कि आगे नदियां बढ़ी पहाड़, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार ना। तो भाई इसी पार हैं राणा सिंह और वो देख रहे हैं कि उस पार घोड़ा चला गया, तो ये कैसे हो गए? बड़ी बढ़ा चढ़ा के एक है और बहुत फेमस है, कह हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। अरे भाई बिना पूंछ में आगे लगे लंका जल जाएगी, तो बहुत लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, मतलब कि अतिशयोक्ति। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है भाई? तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके पहचानों के कैसे? जैसे जनु, जानो, मनहु, मनु, मानो, मनहु, जान। ठीक है, ये सब उसके बीच में आपको शब्द मिलेगा, इससे आप पहचान जाएंगे। ठीक है, तो जन, जानू, जनहु, मनु, मानो, ये शब्द आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कहने की संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या है भाई? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, अर्थात निश्चय ना हो सके, वहाँ कौन सा होता है? संदेह अलंकार होता है। ठीक है, सुनिए बहुत विज्ञान पर करेगी, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ठीक, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल बहुत चर्चित है, याद रखिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला है, अगला प्रश्न भाई कह रहे हैं कि रस के कितने भेद हैं? तो रस के कितने भेद हैं? ठीक है, तो कितने भी 9 हो जाएंगे। देखिए 9 हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर यही अस्थाई भाव पूछता कितने, तो 9 ही लगाना। ठीक है, चलिए अगला है कह रहे हैं कि एक छंद में कितने चरण होते हैं? बताइए भाई। एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए नंबर हो जाएगा, 4 चरण होते हैं। अगला है कहता है कहने कि दामनी दामनी दमकरा ना घन माही, खल कै प्रीति जधाधीर नाही में कौन सा छंद आपसे पूछा गया है? तो इसमें आपको कौन सा बताना है, इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? देखिए मात्रा आप जानते हैं। देखिए बड़ा के लिए आप जानते हैं कितना मात्रा होती है, मतलब दीर्घ स्वर के लिए 2 मात्राएं, लघु स्वर के लिए 1 मात्रा गिनते हैं। देखिए गिनिए, दा में देखिए बड़ा मात्रा तो 2, माँ में छोटी मात्रा, ना में छोटी मात्रा तो 1, दा में 1, माँ में 1, का में 1, रा में 1, हा में 1, ना में 1, घा में 1, ना में 1, माँ बड़ा में 2 है, ही में 2 है, बड़ी मात्रा है। गिन लीजिए भाई कैठी है। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 16। तो कितनी है भाई? 16। आप बताइए 16 मात्राएं किस में आती हैं? तो आप जानते हैं किस में आती है भाई? ये आपकी चौपाई में आती है। 16 मात्राएं हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा, चौपाई। ठीक है, तो ऐसे मात्राएं आप वहां गिन लेंगे। अगला है करें कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो किन के लिए मिला था? करें कि यामा के लिए, नीरजा के लिए, दीपशिखा के लिए या श्रृंखला की कड़ियाँ? देखिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, यामा के लिए इन्हें मिला था 24 अप्रैल
1982 में इन्हें यामा के लिए यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, देखिए इनका जो महादेवी वर्मा का जो जन्म है कहाँ हुआ था, जन्म फर्रुखाबाद में। ये 26 मार्च 1907 को जो है फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक, आधुनिक युग की मीरा भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार कई बार पूछा गया, इनको यामा के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी, बताइए भाई। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम आपको बताना है। कह रहे हैं कि ग्राम है, सालवती है, गुंडा है, महुआ है। तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। ग्राम जो है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। आइए देखते हैं अगला भाई। कह रहे कि आधे अधूरे किस विधा की रचना है। आधे अधूरे किस विधा की रचना है, तो कौन सा है, करें नाटक है, कविता है, उपन्यास है, कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाटक। क्या हो जाएगा भाई, नाटक। तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। इसके देखिए आधे अधूरे के लेखक कौन है, मोहन राकेश हैं, मोहन राकेश। ठीक है, चलिए। कह रहे कि निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। देखिए भूतकाल आपके कितने भाग हैं, उसके 6 प्रकार के होते हैं। चलिए, कह रहे मैं जाता हूँ, नहीं। वह आ रहा है, नहीं, वर्तमान काल है ये। वह पुस्तक देगा, भविष्यकाल। राम घर गया था। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। कह रहे कि वह आया था, तू आता तो मैं जाता, मैंने आम खाया है, मोहन आया सीता गई। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैंने आम खाया है। अगला देखिए भाई, आखिरी प्रश्न आपका। कह रहे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4, 5, 3, 2। बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो कितने हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 37 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। पूरे हो गए प्रैक्टिस सेट। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।